अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 111 का लेक्चर 5 स्टडी करेंगे, जहां हम ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स को समझेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रूल्स और स्ट्रक्चर का नाम नहीं होती, बल्कि उसमें काम करने वाले लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए आज का फोकस होगा ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन, थ्योरी X और थ्योरी Y, मैस्लो की नीड हायरार्की और सिस्टम स्कूल पर। साथ ही हम हर्बर्ट साइमन के काम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर की शुरुआत हम हर्बर्ट साइमन के इस पॉइंट से करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। सिंपल वर्ड्स में एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग किस तरह सोचते हैं, फैसले करते हैं और एक्शन लेते हैं। साइमन ने इस बिहेवियर को 3 हिस्सों में देखा। पहला हिस्सा ब्यूरोक्रेसी का स्टडी है, यानी अगर हमें डिसीजन मेकिंग समझनी हो तो हमें पहले ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर अक्सर बिहेवियर को शेप करता है। दूसरा हिस्सा ह्यूमन रिलेशंस और मोटिवेशन का है, यानी लोगों की जॉब सेटिस्फैक्शन और उनकी मोटिवेशन डायरेक्टली उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। तीसरा हिस्सा डिसीजन मेकिंग स्टडीज का है, जहां कॉग्निटिव प्रोसेस और रैशनल थिंकिंग को देखा जाता है, यानी इंसान सिर्फ रैंडम डिसीजन नहीं लेता, बल्कि सोच समझकर भी लेता है। साइमन के नजदीक हर बिहेवियर में कोई ना कोई सिलेक्शन होती है, चाहे वो कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस। सोचो, एक मैनेजर को किसी एम्प्लॉय के बारे में टफ डिसीजन लेना है। उसका कॉन्शियस रीजन ये हो सकता है कि एम्प्लॉय डिसिप्लिन नहीं था या उसका काम वीक था, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पर मैनेजर की पर्सनल डिसलाइक भी इफेक्ट कर सकती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ह्यूमन बिहेवियर हमेशा सरफेस पर जितना सिंपल दिखता है, असल में उतना सिंपल होता नहीं। अब ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच को समझते हैं। इस स्कूल का बेसिक आइडिया ये था कि ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ मशीन की तरह नहीं देखना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, उनकी इमोशंस होते हैं, उनकी रिलेशनशिप्स होती हैं, और उन सब का काम पर असर पड़ता है। इस अप्रोच ने खास तौर पर 2 चीजों पर फोकस किया। पहली चीज थी इंडिविजुअल बिहेवियर, कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और अथॉरिटी की नेचर, यानी इंसान कैसे सोचता है, कैसे डिसाइड करता है और अथॉरिटी को कैसे समझता है। दूसरी चीज थी इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल रिलेशंस, ग्रुप डायनामिक्स और कम्युनिकेशन पैटर्न, यानी लोग एक दूसरे से किस तरह रिलेट करते हैं, ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं और बातचीत का सिस्टम परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में ह्यूमन रिलेशन स्कूल हमें बताती है कि अगर आप सिर्फ ऑर्डर्स दो और लोगों को इग्नोर करो तो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली नहीं चलेगी। काम तब बेहतर होता है जब लोग समझे भी जाएं और उनके बीच रिलेशन भी हेल्दी हो। अब बिहेवियरल स्कूल की तरफ आते हैं। इस स्कूल ने ह्यूमन मोटिवेशन और सोशल एनवायरनमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एटमॉस्फेयर और लोगों की इनर ड्राइव दोनों मिलकर परफॉर्मेंस बनाते हैं। इस स्कूल के मेन कंट्रीब्यूटर्स साइकोलॉजिस्ट्स और सोशियोलॉजिस्ट्स थे। इससे समझ आता है कि उनका फोकस इंसानी सोच और सोशल इंटरैक्शन पर ज्यादा था। अब सवाल ये है कि बिहेवियर होता क्या है। जनरल सेंस में बिहेवियर से मुराद वो एक्शंस हैं जो हम देख सकते हैं, लेकिन जो एक्शन हम देखते हैं वो पूरी कहानी नहीं होती। उसके नीचे एटीट्यूड्स, थॉट्स, फीलिंग्स, परसेप्शंस और मोटिव्स होते हैं। ये सब अनसीन चीजें होती हैं, लेकिन असल में यही विजिबल बिहेवियर को ड्राइव करती हैं। सोचो, कोई पर्सन ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता है। हमने उसका एक्शन देखा, लेकिन उस एक्शन के पीछे उसका रूल्स के बारे में एटीट्यूड भी हो सकता है। इसी तरह अगर कोई हर जगह कचरा फेंकता है तो उस बिहेवियर से हम उसकी क्लेanलीनेस के बारे में सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। यानी जो दिख रहा होता है उसके नीचे का सोचने का सिस्टम और फीलिंग सिस्टम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक सिंपल ब्रिज बनाते हैं। ह्यूमन रिलेशन स्कूल और बिहेवियरल स्कूल अलग नाम जरूर हैं, लेकिन इनमें काफी चीजें कॉमन हैं। दोनों का मेन कंसर्न इंसान है, और दोनों ये समझना चाहती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग किस तरह बेटर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली कॉमन बात मोटिवेशन है। दोनों स्कूल्स कहती हैं कि अगर लोग मोटिवेटेड हों तो उनका काम बेहतर होता है। दूसरी कॉमन बात क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी मैसेज क्लियर होना चाहिए, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस बढ़ जाता है। तीसरी बात इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। इसका मतलब है लोग एक दूसरे के साथ किस तरह डील करते हैं। अगर रिलेशन खराब हो तो काम पर असर पड़ता है। चौथी बात इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर है, यानी एक इंसान अकेले कैसे बिहेव करता है और ग्रुप में उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सिंपल वर्ड्स में दोनों स्कूल्स ये कह रही हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए इंसान को समझना जरूरी है।
अब हम आते हैं डगलस मैकग्रेगर की फेमस थ्योरी पर। उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में दो अजम्पशंस दी, जिन्हें थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई कहते हैं। यहाँ अजम्पशन का मतलब है मैनेजर पहले से क्या सोचकर चल रहा है। अगर मैनेजर की सोच नेगेटिव होगी तो उसका स्टाइल भी वैसे ही होगा। अगर सोच पॉजिटिव होगी तो मैनेजमेंट स्टाइल भी डिफरेंट होगा। थ्योरी एक्स नेगेटिव अजम्पशंस पर बेस्ड है। इसके मुताबिक लोग काम को पसंद नहीं करते, यानी उन्हें लेजी और डोसाइल समझा जाता है और ये माना जाता है कि वो वर्क अवॉइड करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्हें इनएक्टिव समझा जाए तो फिर ये भी समझा जाता है कि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेंगे। तीसरा पॉइंट है कि उन्हें क्लोजली सुपरवाइज करना पड़ता है, यानी मैनेजर को उनके सर पर रहना होगा वरना काम नहीं होगा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट थ्योरी वाई है, जो पॉजिटिव अजम्पशंस देती है। इस थ्योरी के मुताबिक लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, वो विलिंग होते हैं काम करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि वो कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी वो सिर्फ कंट्रोल लेने के काबिल ही नहीं बल्कि चीजों को रिस्पॉन्सिबली हैंडल भी कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि लोग क्रिएटिव हो सकते हैं और चैलेंज को पसंद कर सकते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि वर्क इंसान के लिए उतना ही नेचुरल हो सकता है जितना रेस्ट या प्ले। मतलब इंसान हर वक्त सिर्फ आराम ही नहीं चाहता, बेहद आराम भी बोरिंग हो जाता है और हर वक्त काम भी डल हो जाता है। बैलेंस नेचुरल चीज है। तो सिंपल कंपैरिजन ये हुई कि थ्योरी एक्स इंसान पर डाउट करती है, जबकि थ्योरी वाई इंसान पर ट्रस्ट करती है। अब हम एब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की को समझते हैं। ये थ्योरी मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसका बेसिक आइडिया ये है कि इंसान की नीड्स एक लेवल सिस्टम में होती हैं, यानी हर नीड एक जैसी प्रायोरिटी नहीं रखती। सबसे पहली लोअर लेवल नीड्स होती हैं और जब वो सेटिस्फाई होती हैं तब इंसान हायर लेवल नीड्स की तरफ बढ़ता है। इस मॉडल में देखो कि नीड्स नीचे से ऊपर की तरफ अरेंज की गई हैं। सबसे नीचे बेसिक नीड्स हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। इनके बगैर इंसान का फोकस आगे नहीं जा पाता। उसके ऊपर सेफ्टी आती है, यानी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की नीड। फिर बिलोंगिंगनेस आती है, यानी लोग चाहते हैं कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा हों और उन्हें अपनापन मिले। इसके बाद ईगो स्टेटस आता है, जिसे सिंपल वर्ड्स में इज्जत, रिकग्निशन और सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हैं। सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, यानी अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचना। मैस्लो का कहना था कि इंसान उस नीड से सबसे ज्यादा मोटिवेट होता है जो उस वक्त सबसे ज्यादा प्रेसिंग हो। सोचो, अगर कोई बहुत भूखा हो तो उस वक्त वो हाई लेवल सक्सेस या स्टेटस के बारे में नहीं सोचेगा, पहले उसका फोकस बेसिक नीड पर होगा। इसीलिए लोअर लेवल नीड्स सेटिस्फाई होने के बाद ही इंसान हायर लेवल नीड्स की तरफ मूव करता है। इस थियोरी का टेकअवे ये है कि मोटिवेशन को समझने के लिए हमें देखना होता है कि इंसान किस लेवल की नीड पर खड़ा है। अब हम सिस्टम स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। इस स्कूल के मेन कंट्रीब्यूटर्स फर्मोंट ई कास्ट, जेम्स ई रोजनज़्वाइग और विलियम स्कॉट थे। सिस्टम स्कूल का बेसिक आइडिया ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह देखा जाए, ना कि अलग अलग डिस्कनेक्टेड पीसेस की तरह। सिस्टम का लफ्ज बायोलॉजिकल साइंसेस से सोशल साइंसेस में लिया गया। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस को दूसरे सिस्टम्स के साथ कंपेयर किया जाता है, जैसे इरिगेशन सिस्टम, इकोसिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या सोलर सिस्टम। यहाँ पॉइंट ये है कि सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेकिन वो सब मिलकर एक पूरा यूनिट बनाते हैं। नोट्स में दो तरह के सिस्टम्स का जिक्र है। एक मैकेनिस्टिक सिस्टम, जो स्टैटिक होता है, यानी बाहर की चेंजेस से आसानी से अफेक्ट नहीं होता। दूसरा ऑर्गेनिक सिस्टम, जो स्टैटिक नहीं होता। ऑर्गेनिक सिस्टम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में चेंज करता है। ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादातर ऑर्गेनिक सिस्टम के करीब समझा जाता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के मुताबिक रिएक्ट करती है। सिस्टम थियरी के दो बेसिक कंपोनेंट्स भी याद रखने हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिफाइड और पर्पसफुल सिस्टम है जो इंटर रिलेटेड पार्ट से मिलकर बनता है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ अंदर से नहीं बल्कि पूरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन एक होल भी है और लार्जर एनवायरनमेंट का हिस्सा भी है। अब सिस्टम स्कूल के की कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सब सिस्टम। इसका मतलब है वो पार्ट्स जो मिलकर होल बनाते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन मिलकर एक ही ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है सिनर्जी। सिंपल वर्ड्स में, होल अपने पार्ट्स के सम से ज्यादा पावरफुल हो सकता है, यानी जब पार्ट्स मिलकर काम करते हैं तो कंबाइंड इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है सिस्टम बाउंड्री। ये बाउंड्री सिस्टम को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। चौथा कॉन्सेप्ट है ओपन और क्लोज्ड सिस्टम।
ओपन सिस्टम वो होता है जो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है। नोट्स के मुताबिक जो सिस्टम इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करे उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फीडबैक। फीडबैक का मतलब है इंफॉर्मेशन का वापस ऑर्गेनाइजेशन तक आना। इसको सिंपल फ्लो की तरह समझो। पहले इनपुट्स आते हैं, जैसे ह्यूमन, फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज। फिर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी इन रिसोर्सेज को प्रोसेसेस के थ्रू चेंज किया जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट्स या गुड्स एंड सर्विसेज निकलते हैं। फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन वापस आती है और यही फीडबैक होती है। यानी सिस्टम सिर्फ आउटपुट देकर रुकता नहीं, बल्कि वापस मिलने वाली इंफॉर्मेशन से सीखता भी है। लेक्चर के एंड पर एक बैलेंस्ड बात याद रखनी है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक थ्योरी सबसे बेस्ट है और बाकी बेकार हैं। हर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग पहलू समझाती है। क्लासिकल थ्योरीज हमें मैकेनिकल साइड समझाती हैं, जैसे लाइन ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और हायरार्की। ह्यूमन रिलेशंस और बिहेवियरल स्कूल्स हमें ह्यूमन साइड समझाती हैं, और सिस्टम स्कूल हमें बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन एक कनेक्टेड होल होती है। तो आज हमने ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स, बिहेवियर का कॉन्सेप्ट, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, मैस्लो की नीड हायरार्की और सिस्टम स्कूल के मेन आइडियाज समझे। इसी के साथ लेक्चर